नमस्कार साथियों, ये आज का आर्टिकल जो है लाइव हिंदुस्तान में छपा हुआ है। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, जिसका आर्टिकल है तेज पिघलती बर्फ। और यदि 2020 के ही आईएएस की परीक्षा में दृष्टिपात करें तो एक प्रश्न उसमें पूछा गया था कि जो ग्लेशियर्स पिघलते चले जा रहे हैं, ग्लेशियर्स जो पिघलते चले जा रहे हैं पहाड़ों के पास, उससे मैदानी क्षेत्रों में क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये प्रश्न आईएएस में पूछा गया था कि ग्लेशियर्स के पिघलने से मैदानी क्षेत्रों में या पूरे पारिस्थितिकी में, पूरे इकोलॉजिकल में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से इसमें दर्शाया गया है इन बातों को। ये एक संपादकीय लेख है। धरती पर प्राकृतिक रूप से जमी बर्फ का पिघलना अगर तेज हुआ तो यह न केवल विचारणीय बल्कि चिंताजनक भी है। विगत कुछ दशकों में धरती के बढ़ते तापमान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है कि धरती पर जो तापमान बढ़ता चला जा रहा है उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। कुल मिलाकर के जो गर्म गैसें होती हैं, जैसे कि CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, इस प्रकार की अन्य गैसें होती हैं जिसको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक ना, ग्रीन हाउस गैसेस होता है। तो इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से जो वायुमंडल है, वातावरण है, उसका तापमान गर्म हो जाता है। और जब तापमान गर्म हो जाता है तो उससे क्या होता है, ग्लेशियर्स वगैरह जो बर्फ़ होते हैं वो पिघलने लगते हैं धीरे धीरे। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि तापमान का गर्म होना, चाहे जलमंडल के ऊपर वाला एरिया हो वो गर्म हो जाए, चाहे वायुमंडल वाला एरिया हो वो गर्म हो जाए। तो जो पृथ्वी गर्म हो जाती है धीरे धीरे, उसका जो औसत तापमान है बढ़ता चला जाता है, तो वही है अपना ग्लोबल वार्मिंग। तो इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के कुछ प्रयास होते दिख रहे हैं, लेकिन तब भी बर्फ़ का पिघलना जो है रुकना तो दूर, तेज होता जा रहा है। एक बड़ा अच्छा इसमें एग्जाम्पल दिया है, द क्रायोस्फीयर नामक एक जर्नल है, एक पत्रिका है, जिसमें एक शोध किया गया। उसने ये पाया शोध में कि 1994 से 2017 के बीच में 28 ट्रिलियन टन बर्फ जो है पिघल चुकी है। यानी पृथ्वी ने 28 ट्रिलियन टन बर्फ को जो है 1994 से 2017 के बीच में खो दिया है, समाप्त हो गई हैं, पिघल चुकी हैं। तो ये एक अच्छा फैक्ट है मेंस में लिखने के लिए कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि द क्रायोस्फीयर जर्नल में एक शोध प्रकाशित हुआ जिसमें पाया गया कि 1994 से 2017 के बीच में 28 ट्रिलियन टन बर्फ जो है पिघल चुकी है। अब पूरे ग्रह में बर्फ के पिघलने की दर जो है वो तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 1990 में 0.8 ट्रिलियन टन प्रतिवर्ष पिघल रही थी। यानी 1990 या उसके दशक में अगर देखें तो हर साल जो है वो 0.8 ट्रिलियन बर्फ पिघल रही थी। 0.8 ट्रिलियन टन बर्फ 1990 या 1990 के दशक में, यानी कि 1991, 92, 93, 99 तक पिघल रही थी हर साल 0.8 ट्रिलियन टन। लेकिन 2017 में देखा जाए तो हर साल अब 1.3 ट्रिलियन टन हर साल पिघल जाती हैं। और 1994 से 2017 के बीच में कितना टन पिघल चुका है, तो 28 ट्रिलियन टन बर्फ पिघल चुकी है। द क्रायोस्फीयर जर्नल नामक शोध में प्रकाशित हुआ है। अगली बात है कि 1990 में जो हर साल 0.8 ट्रिलियन टन बर्फ पिघलते थे, अभी वो बढ़ करके 2017 में 1.3 ट्रिलियन टन बर्फ हर साल पिघलने लग रही है। अगर दुनिया में बर्फ पिघलने से रोकने के प्रयास हो रहे हैं तो फिर बर्फ का पिघलना भला क्यों तेज हुआ है। धरती को हो रहा यह नुकसान महज कागजी हिसाब किताब पर आधारित नहीं है। ब्रिटेन के लीड्स, अब एक और शोध में क्या पाया गया कि ब्रिटेन में एक है लीड्स विश्वविद्यालय, यानी लीड्स यूनिवर्सिटी, उसके शोधकर्ताओं की टीम ने सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए बर्फ के नुकसान का ठोस अनुमान लगाया है कि बर्फ के पिघलने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसकी खोज किसने की है, ब्रिटेन के लीड्स विश्वविद्यालय ने इस पे अध्ययन किया, स्टडी की है। इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि कुल 23 साल के सर्वेक्षण में बर्फ के नुकसान की दर में 65% की वृद्धि हुई है। तो एक और हम फैक्ट यूज कर सकते हैं कि ब्रिटेन के लीड्स विश्वविद्यालय के शोध में पाया गया कि 23 साल के सर्वेक्षण में बर्फ का जो नुकसान की दर जो है वो 65% तक बढ़ गई है। बर्फ का पिघलना एक पूरी विनाश श्रृंखला का हिस्सा है। यानी बर्फ पिघलने से पूरा
एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। अगर बर्फ़ पिघलेगी तो बहुत सारा नुकसान होगा। संक्षेप में कुछ नुकसान इसमें बताए गए हैं। नुकसान संक्षेप में कहें तो बर्फ़ के पिघलने से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। दो चीज़ें हैं, एक तो ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ़ पिघलती है और दूसरा बर्फ़ पिघलने से ग्लोबल वार्मिंग होता है। दोनों चीज़ हैं। जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगी वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग होगा, और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगा वैसे वैसे बर्फ़ पिघलेगी। इसको थोड़ा समझ लें। जैसे मान लो ये बहुत बड़ा बर्फ़ का पहाड़ है ऐसे, तो ये बर्फ़ के पहाड़ क्या होते हैं कि अपने अंदर में बहुत सारा कार्बन जो है, कार्बन उसको सोखे रहते हैं। बहुत सारा कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड जो हरित गैसें हैं, ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं, उसको ये पहाड़ जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, बर्फ़ के पूरे ग्लेशियर्स हैं, वो बहुत बड़ी कार्बन को अपने अंदर में सोखे रहते हैं। जैसे जैसे ये पिघलती चली जाएगी, इसका क्षरण होता चला जाएगा, अब ये ख़त्म होता चला गया मान लो, तो ये कार्बन भी उत्सर्जित होता चला जाएगा, यहाँ से निकलता चला जाएगा। और जैसे जैसे कार्बन बाहर निकलेगा वैसे वैसे पूरा का पूरा वातावरण, वायुमंडल जो है वो गर्म होता चला जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलते हैं वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। और दूसरा, मान लो कोई ऐसे पहाड़ है और ग्लोबल वार्मिंग खूब हो रही है, खूब कार्बन निकल रहा है, खूब कार्बन निकल रहा है, तो ये धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे इसका क्षरण होता चला जाएगा। तो दो चीज़ पता चला कि बर्फ़ है, अगर बर्फ़ पिघल रही है तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्योंकि ये बहुत सारे कार्बन अपने अंदर में लिए रहते हैं। और अगर मान लो बर्फ़ नहीं पिघल रही है, हम ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारा कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित कर रहे हैं, तो उससे बर्फ़ पिघलती चली जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ़ का पिघलना तेज हो रहा है, अतः परस्पर जुड़े इस सिलसिले को तोड़ना जरूरी है। बहुत से लोग अभी भी बर्फ़ के पिघलने को हल्के से लेते हैं, जबकि यह खतरा बहुत गंभीर और बड़ा है। बर्फ़ के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है, ठीक ना। जैसे मान लो ये ग्लेशियर है बहुत बड़े बड़े, और ग्लेशियर के बाद फिर ये ज़मीन है, मान लो पृथ्वी। पृथ्वी मतलब कि जो ज़मीन जहाँ पर हम रहते हैं, मैदानी भाग है, मान लो ये पहाड़ है, या कहने कि ये ग्लेशियर है, और ये मैदान है। और मैदान के बाद मान लो इधर से समुद्र स्टार्ट हो गया, ये समुद्र है, ओशन बोल लें। तो ये ग्लेशियर पिघलेगी, मैदानी भागों में नदियाँ होती, नदियों के माध्यम से ये समुद्र में आएगा। तो जितना ज़्यादा ये जल्दी जल्दी पिघल जाएगा उतना ज़्यादा जो है समुद्र का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो ये पहाड़ है, ग्लेशियर है, अगर ग्लेशियर नहीं पिघलेगी तो नदियों में पानी नहीं आएगा। ग्लेशियर पिघलती है तो नदियों में पानी आता है। तो एक निश्चित स्तर तक अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो वो सही भी है, क्योंकि एक निश्चित स्तर तक पिघलेगी तो नदियों में पानी आएगा, नहीं तो पानी ही नहीं आएगा, सूखा पड़ जाएगा। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो ये बर्फ़ जो है बहुत जल्दी जल्दी पिघल जाते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी पिघल जाने की वजह से नदियों में भी बाढ़ आ जाती है। नदियों में बाढ़ आ जाता है तो नदियों के आसपास वाले जो मैदान हैं, मैदानी इलाके हैं, वो मैदानी इलाके जो हैं वो डूब जाते हैं। उस पर क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। ये मैदानी इलाका है, मान लो ये वाला मैदानी इलाका है, तो इस मैदानी इलाके में बाढ़ आ जाती है नदियों में ज़्यादा पानी हो जाने की वजह से। अब यही नदियाँ जो हैं फिर जाकर के समुद्र में गिरी, बहुत विशाल ऐसे समुद्र है मान लो। अब समुद्र का भी जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा तो ये ज़मीन को छूने लगेगी। तो बहुत सारे द्वीप जो समुद्र में हैं, जैसे अगर ये दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में देखें श्रीलंका यहाँ पर है, यहाँ पर देखें छोटे छोटे अपने लक्षद्वीप हैं, यहाँ देखें अंडमान निकोबार हैं, इधर मॉरिशस है। ऐसे छोटे छोटे जो द्वीपीय देश हैं, जो द्वीप हैं, वो भविष्य में क्या होगा, जब जल स्तर बढ़ता चला जाएगा समुद्र का तो ये द्वीप भी धीरे धीरे डूबते चले जाएंगे उसी में। तो ये सारे नुकसान बताया जा रहा है। जब यह बर्फ के पिघलने समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे जो तटीय क्षेत्र हैं वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। अब भारत का ये जो तटीय क्षेत्र है,
अगर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई नापा जाए तो करीब करीब 6100 किलोमीटर है। भारत का जो तटीय क्षेत्र है, तटीय लंबाई है वो 6100 किलोमीटर का है। 6100 किलोमीटर लंबा तटीय क्षेत्र है। अब बाढ़ वाढ़ आएगी तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, तो यहाँ मुंबई है, मुंबई धीरे धीरे डूबेगा। यहाँ कोचीन है, ये सब चीज़ है वो डूबेगा धीरे धीरे। गोवा का इलाका डूबेगा। यहाँ मद्रास चेन्नई है वो धीरे धीरे डूबता चला जाएगा। विशाखापत्तनम है वो डूबेगा। तो हमारे जो तटीय क्षेत्र, इतना बड़ा तटीय क्षेत्र है, इसके ऊपर भी तो नुकसान पड़ेगा। अनेक द्वीपों पर भी जीवन खतरे में पड़ता है। जो द्वीप हैं, द्वीप मतलब एक ऐसा भूखंड, ये पृथ्वी है मान लो, मतलब एक जमीन है, कोई भूखंड है और इसके चारों तरफ से पानी है, तो इसको बोलते हैं, ये हो गया अपना द्वीप। इसको बोलेंगे आइलैंड, ISLAND, आइलैंड। यानी एक ऐसा भूखंड जिसके चारों ओर पानी हो, उसको द्वीप बोलते हैं। और प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप एक ऐसा भूखंड होता है जो 3 जगह से पानी से घिरा होता है। जैसे पृथ्वी का, भारत का अगर दक्षिणी इलाका देखें तो क्या है, वो 3 तरफ से घिरा हुआ है पानी से। एक पश्चिम में अरब सागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है 3 तरफ से पानी से। तो इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय इलाका। भारत का प्रायद्वीपीय इलाका इसे बोलते हैं। तो प्रायद्वीप जो 3 तरफ से घिरा होता है, इसको अंग्रेजी में पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला, PENINSULA, पेनिनसुला। तो जो पेनिनसुला हैं, जो द्वीप हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, वो सारे के सारे डूब जाने की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि उनके प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचता है। प्राकृतिक आवास मतलब जैसे समुद्र का जल स्तर, मान लो ये समुद्र है और ये जमीन है, मैदान है। अब इसका जल स्तर बढ़कर मान लो यहाँ पर आ गया, या जल स्तर तो बढ़ रहा है, तो जो द्वीपीय इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन जैसे मान लो कि ये समुद्र है, समुद्र में कुछ विशेष प्रकार की मछलियां रह रही हैं, बहुत सारे जो जलीय जीव जंतु हैं वो इसमें रह रहे हैं। तो क्या होता है कि समुद्र में जो उसकी लवणता होती है, जो सैलिनिटी होती है, जो खारापन होता है, उस खारेपन में उन मछलियों को रहने की आदत पड़ जाती है। उनका, जैसे हम लोग भारत में रह रहे हैं तो एक निश्चित समय तक गर्मी रहेगी, निश्चित समय तक ठंडी रहेगी, निश्चित समय तक बरसात रहेगा, शरद ऋतु रहेगी। तो हम इस मौसम में जीने के आदी बन गए हैं। अगर हमें उठा करके सीधा डाल दिया जाए टुंड्रा वाले प्रदेश में, आर्कटिक क्षेत्र में डाल दिया जाए, जो बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ पर डाल दिया जाए, तो हम अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाएंगे, हम मर जाएंगे वहाँ पर ना। लेकिन टुंड्रा प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे उनका अपना बन गया है, अनुकूलन बन गया है। अगर उनको उठा के गर्मी वाले में रह जाए तो वो यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। ऐसे ही मछलियों का इस सैलिनिटी, इस खारेपन वाले पानी में रहने की आदत पड़ गई है। अचानक से बहुत बड़ा पानी इसमें आकर के मिल जाएगा तो इसकी जो खारापन है वो कम होता चला जाएगा, और खारापन जैसे कम होता चला जाएगा तो इनके जो प्राकृतिक आवास हैं उस पर संकट बढ़ता चला जाएगा। तो वही इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक आवास जो है उस पर भी खतरा पहुंचता है। हम अक्सर पढ़ते रहते हैं कि यह द्वीप या यह देश आने वाले दशकों में डूब जाएगा, लेकिन वास्तव में इसकी गंभीरता को हम में से ज़्यादातर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज दुनिया अंतरिक्ष विज्ञान पर बहुत खर्च कर रही है, चांद पर जा रही है, मंगल पर जा रही है, बस्ती वहाँ पर बना रहे हैं, लेकिन वैसा जुनून धरती को बचाने के लिए भी होना चाहिए। इस नुकसान पर गौर करना होगा। खासकर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में ध्रुवीय बर्फ की चादर खत्म होती जा रही है। अगर हम जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिकन महाद्वीप, इसके बगल में देखें तो यहाँ पे बहुत बड़ा इलाका है, ग्रीनलैंड है, इसको ग्रीनलैंड बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के बगल में ग्रीनलैंड है, और ये ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीप है, ग्रीनलैंड, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो द्वीपीय महाद्वीप है, यानी वो महाद्वीप तो है ही, लेकिन साथ साथ में वो अपने आप में एक द्वीप है, क्योंकि उसके चारों तरफ जो है समुद्र है, समुद्र सागर से घिरा हुआ है। तो जो ग्रीनलैंड है वो पूरी तरीके से बर्फ से
बनी हुई है, पूरा तरीके से बर्फ से ही बना हुआ पूरा ग्रीनलैंड, बहुत बड़ा है। और ऊपर में आर्कटिक वाला हिस्सा और आर्कटिक बगल में ग्रीनलैंड वाला हिस्सा, ये जो है इन दोनों का क्षरण होता चला जा रहा है, वो लेखक ने बताने का प्रयास किया है। इस नुकसान पर गौर करना होगा, खासकर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड वाले ध्रुवीय क्षेत्र में। अंटार्कटिका जो है वो दक्षिण वाला हिस्सा है, जो ग्रीनलैंड के बगल वाला बर्फीला हिस्सा है उसको आर्कटिक बोलते हैं, और जो दक्षिण में बर्फीला हिस्सा है उसको अंटार्कटिक बोलते हैं। नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े बड़े जो बर्फ़ हैं पिघलेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग उससे बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग से गरीबों को ज़्यादा नुकसान होता है। लीड्स विश्वविद्यालय के रिसर्च फेलो थॉमस स्लेटर कहते हैं, हमने हर क्षेत्र में बर्फ़ के नुकसान का अध्ययन किया है, लेकिन अंटार्कटिका व ग्रीनलैंड में पसरी बर्फ़ की चादर को सबसे तेज और गहरा नुकसान हुआ है। यानी लीड्स विश्वविद्यालय का जो शोध है उसमें पाया गया कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका का जो बर्फ़ है वो बहुत तेज़ी से पिघल रहा है। वातावरण और महासागरों का गर्म होना तेज हो रहा है। बताया था ना कि जैसे जैसे पिघलती हैं तो वो अपने अंदर में बहुत सारे कार्बन को सोखे रहती हैं, जब पिघलती चली जाएगी तो कार्बन भी निकलता चला जाएगा, तो कार्बन जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे हवा गर्म होगी। वातावरण व महासागरों का तापमान प्रति दशक, देखो जो वातावरण है उसका तापमान प्रति दशक हर 10 साल में 0.26 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। वातावरण मतलब वायुमंडल का तापमान हर एक दशक में 0.26 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। और दूसरा डाटा ये है कि महासागरों का जो तापमान है वो हर 10 साल में 0.12 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। अब इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रही कि दुनिया को अपने बचाव के लिए जितना गंभीर होना चाहिए वह नहीं है। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हमने जलवायु संबंधी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते देखा था। वहाँ अब जो नई सरकार बनी है वह जलवायु परिवर्तन को लेकर ज़्यादा संवेदनशील प्रतीत हो रही है। जो बाइडेन वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका शपथ समारोह भी 20 जनवरी 2021 को हुआ था, तो वो थोड़ा सा जलवायु परिवर्तन की दिशा में संवेदनशील दिखाई पड़ रहे हैं। बेशक अमेरिका जैसे विकसित देश पर सर्वाधिक जिम्मेदारी है। धरती का दोहन नहीं रुक सकता, लेकिन धरती के साथ हो रहे अत्याचार को तत्काल रोकना चाहिए। यानी जो जरूरी उपाय हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो थोड़ा सा देख लें। जैसे एक तो पहला उपाय यही हो सकता है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। पहला और सस्ता उपाय यही है। दूसरा, जो भी योजनाएं हम बनाएं, जैसे नगरीकरण, शहरीकरण, आवास की योजनाएं बनाएं, तो वो वैज्ञानिक हो, यानी साइंटिफिक हो, कुछ भी उलझुल ना करें। इसके अलावा स्वच्छता, साफ सफाई, इन सब पर ध्यान दें। और जो अपने वाहन हैं, वाहन को इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जाए, इलेक्ट्रिक वाहन में। इसके अलावा कुछ नए नए जो ईंधन है उस पर शोध किया जाए, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया। इस प्रकार से और गैसेस होती हैं, तो उन गैसों के माध्यम से बस को या टैक्सी को चलाया जाए, तो वाहन से उत्सर्जन की मात्रा धीरे धीरे कम होगी। तो ये सब कुछ उपाय हैं जिसको करके बर्फ़ के पिघलना और ग्लोबल वार्मिंग इस सारी समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो आईएएस में जो क्वेश्चन आया था उसको इस प्रकार से टैकल भी किया जा सकता है। तो इसमें इतना ही। नमस्कार।